हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज बड़े दिनों बाद फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2025 होंडा NX200। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, होंडा पहले इस बाइक को CB200X के हिसाब से इंडियन मार्केट में उतारा करती थी और अभी NX200 के हिसाब से उतार रही है। तो क्या अभी आप लोगों को यहाँ पर चेंजेस दिखेगी? फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, एवरीथिंग यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन करूंगा, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग यहाँ पर इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदा। स्पेशली दोस्तों, यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन है, डुअल चैनल ABS कंपनी ने प्रोवाइड करी है, उसको भी आज मैं आप लोगों को डेफिनेटली टेस्ट भी करके बताऊंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग चिनार पार्क कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले की देख लीजिए। जैसे पहले आप लोगों को होंडा की नॉर्मल की मिलती थी, वही आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। इसमें कोई चेंज वैसे हुआ नहीं है। और नई वाली जो हॉर्नेट है दोस्तों, उसमें भी आप लोगों को यही की मिलेगा। अब कलर के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, वैसे तो मैं आप लोगों को 360 व्यू बताने वाला हूँ कि यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह दिख कैसे रही है, लेकिन कलर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को रेड दिख रहा है। इसके अलावा आप लोगों को ब्लू और जो ब्लैक कलर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी रेड कलर ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये रेड कलर रिव्यू के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अब दोस्तों प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो पहले के मुकाबले अभी आप लोगों को 20 से 22 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना होगा। अब कितनी प्राइस दोस्तों इसकी एक्चुअली में है, ऑन रोड प्राइस के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट क्या क्या मिलेगी। अब देखिए, भले आप लोग को यहाँ पर होंडा के लोगों के साथ ये जो वाइजर मिल रहा है, ये आप लोग को डिफरेंट ना दिखे और कितनी विंड ब्लास्ट से बचाती है उसके बारे में तो चलते हुए बात करेंगे ही राइड के दौरान। लेकिन अगर आप लोग इसकी यहाँ पर ये हेडलैम्प देख रहे हैं दोस्तों, तो हेडलैम्प पे डेफिनेटली आप लोगों को चेंज मिलेगा और हॉर्नेट पे भी आप लोगों को अभी यही देखने मिल रहा है। अभी हल्की सी वो स्मोकी इफेक्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब एक बार अगर मैं इसकी यहाँ पर की को ऑन करता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो DRL है, बाकी अभी धूप बहुत ज़्यादा तो शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये जो DRL है पहले आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिला करता था। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। और दोस्तों, खास बात यह है कि इसको ऑपरेट करने के लिए ना आप लोगों को इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अभी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं होंडा की हर एक बाइक की तरह यहाँ पर, क्योंकि इसमें OBD2B इंजन डाली गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को चीज़ दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मतलब ये जो नकल गार्ड है इसमें ऑलरेडी अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे आप की ऑन करते हैं ये लाइट ऑलरेडी आपको जलता हुआ दिखेगा। बाकी अभी शायद आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही हो क्योंकि कैमरा की हर्ट्ज इसके साथ मैच नहीं कर रही है, लेकिन ये एक्चुअली ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल स्टेबल आप लोग को जलती हुई दिखेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये हज़ार्ड लैम्प को ऑन करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे ही अगर आप लोग इसकी ये टर्न सिग्नल को ऑन करते हैं तो देखिए, जिस ये ऑलरेडी जलती रहेगी, जिस साइड पर आप टर्न सिग्नल ऑन कर रहे हैं वहाँ पर ये आप लोगों को ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो लाइट से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को चेंज के बारे में बताऊँ तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसकी सेफ्टी सिस्टम के बारे में। पहले आप लोग को सिंगल चैनल ABS मिलता था, रियर टायर में ABS थी, लेकिन कंपनी ने भी दोनों टायर में ABS डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ABS की रिंग आपको दिख रही है। अगर आप लोग रियर टायर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग को जो ABS की रिंग है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अब थर्ड अगर मैं आप लोग को यहाँ पर चेंज के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो इसकी जो मीटर कंसोल है इस पर यहाँ पर चलते हैं। जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ ना, पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। ठीक है, होंडा के लोगों के साथ ही आ रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये यहाँ पर अभी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों, ये थर्ड चेंज तो ये भी है कि भाई यहाँ पर कंप्लीटली आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर 4.2 इंच की जो TFT मीटर कंसोल है इसको यहाँ पर अभी ला दिया गया है। जैसे आप लोगों ने SP125, SP160 या फिर आप लोगों ने जो एक्टिवा के दौरान देखी है, कुछ सिमिलर यहाँ पर चीज़ आप लोगों को मिल रही है। बाकी दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पर मिल क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ऑन द गो अगर आप लोग मोबाइल चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो थोड़ी सी यहाँ पर ये देखिए C टाइप जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं। डिजिटल तो है ही, कंप्लीटली ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है। टॉगल करने के लिए ये सारी जो स्विचेस है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। पहले आप लोगों को यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें दिख रही है विद टाइम। और अब अगर आप यहाँ पर इन सारी बटन्स का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे SP125, 60 के दौरान आप लोगों ने देखा है वही है। फ्यूल में अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कितनी फ्यूल है या फिर रेंज कितनी है, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर शो होती हुई दिखेगी। अब अगर आप देख रहे हैं तो ट्रिप में अगर आप A या B को रीसेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ
पर पॉसिबल है। देन अगर आप लोग सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं फंक्शन में जाकर आप यहाँ पर ये जो होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम है ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी अगर आप ट्रिप ए को ऑटो रीसेट वगैरह करना चाहते हैं तो अगर आप इसको टिक कर देते हैं तो मेन स्क्रीन में आपको ये भी दिखेगा। डिस्प्ले में अगर आप लोग जा रहे हैं दोस्तों तो डिस्प्ले टाइप में बार और सिंपल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से जो टैकोमीटर है उसको हटा दिया जाता है, आरपीएम मीटर को, बाकी बार में रहने देना ही मेरे ख्याल से सही है। ब्राइटनेस को भी दोस्तों ऑटो या मैनुअल में करा जा सकता है। देन अगर आप लोग थीम देख रहे हैं तो अभी डार्क में था तो पूरी तरीके से ब्लैक थी, मैं इसको यहाँ पर ऑटो पे सेट कर देता हूँ। एंड देन अगर आप फेवरेट इन्फॉर्मेशन में जा रहे हैं तो टोटल ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर जो रीड है वो दिखा देगी, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन फॉर ट्रिप ए, फॉर ट्रिप बी, एवरेज कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा जनरल में अगर जाया जाए दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पर जो डेट एंड टाइम है वो आप सेट कर पाएंगे। देन आप यूनिट जो है वो सेट कर पाएंगे, मोबाइल की तरह रिस्टोर डिफॉल्ट आप कर पाएंगे। और नीचे अगर आप लोग जा रहे हैं ब्लूटूथ पेयरिंग है दोस्तों, अगर आप लोग होंडा की राइड सिंक ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट, म्यूजिक, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। बाकी सर्विस में अगर आप लोग जाते हैं तो मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है या फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर दिखेगी। बाकी टर्न सिग्नल अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर इंडिकेट हो रही है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर दिया गया है, एबीएस की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर वो आपको दिख रहा है, इंजन मैल फंक्शन लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट और सबसे बड़ी चेंज है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों को ये OBD2B जो सेंसर है, ये मतलब OBD2B सेंसर के साथ अभी आप लोगों को यहाँ पर ये इंजन मिल रहा है। मतलब एक सेंसर यहाँ पर और एक्स्ट्रा ऐड करा गया ताकि यहाँ पर इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। ठीक है, आप कह सकते हैं पोल्यूशन से और मतलब और कम से कम पोल्यूशन इसके साथ करी जा सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इंजन पहले की तरह ही है, 184.4 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फिलेटेड इंजन। लेकिन अगर आप लोग पावर फिगर देखेंगे, टॉप फिगर देखेंगे तो हल्की यहाँ पर घटाई गई है। अभी आप लोगों को यहाँ पर करीबन 17 PS तक की जो पावर है वो आप लोगों को मिल रही है, जो पहले करीबन 17.2 PS की मिलती थी। और टॉर्क पहले जो आप लोगों को 15.9 न्यूटन मीटर का मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर 15.7 न्यूटन मीटर तक का आपको देखने में मिल जाएगा। तो ये सारी चेंजेस भी है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जो इंजन काउल है दोस्तों, इसकी ये डिसेंट क्वालिटी की है और फाइबर अच्छी है और पहले जैसी अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये देखने में मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरऑल चीज़ें आपको मिल क्या रही है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो स्टिकरिंग है आप लोगों को ये व्हाइट एंड देन सिल्वर कलर में यहाँ पर देखने में मिलेगा। एनएक्स का जो लोगो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। रेड कलर में आप लोगों को यहाँ पर जो टैंक है वो मिल रहा है। E20 की स्टिकरिंग है, मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी भी आप इंजन को यहाँ पर रन करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाकी आप बाइक को ब्लैक में ही देख पाएंगे। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो 200 की यहाँ पर जो लोगो है कंपनी वो भी डाल रही है, सेम वही व्हाइट एंड देन ग्रे कलर की यहाँ पर स्टिकरिंग के साथ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं फ्रंट व्यू में। मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं हेडलैम्प उसके बारे में बताया। नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह है। देन यहाँ पर आप लोग को USD फोक मिल रहा है। हल्की से एक और चीज़ दोस्तों, ब्लैक कलर कर दिया गया है यहाँ पर अभी इसकी यहाँ पर मडगार्ड को। बाकी ये कंप्लीटली आप लोगों को वो स्पार्कलिंग टाइप की जो इफेक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों टायर पहले की तरह ये डुअल पर्पस टायर आप इसको कह सकते हैं। ऑन रोड के साथ दोस्तों अगर आप लोग हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग भी करना चाहें तो भी इसके साथ पॉसिबल है। बाकी टायर का जो सेक्शन है दोस्तों पहले की तरह अभी भी 110/70 सेक्शन की रखी गई है और 17 इंच के अलावा व्हील के साथ ही आपको मिल रहा है। डुअल चैनल EBS तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। 276 mm की यहाँ पर ये जो आपको पेडल डिस्क मिल रही है ये भी पहले की तरह ही है, जो कि अभी भी आप लोग को निस्सन की कैलिपर के साथ ही मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है। इंजन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर क्योंकि पावर टॉर्क हल्की सी घटी हुई है तो इसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोग को एक बार इसकी एग्जॉस्ट की सुना दूँ। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी पहले जैसे अभी भी आप लोगों को वो कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट ही मिलता है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मफलर कवर देख रहे हैं ये आप लोग को यहाँ पर मेटालिक ही मिल रही है। अब दोस्तों अगर रियर पोर्शन के बारे में बात करी जाए पहले की तरह अभी भी आप लोग को यहाँ पर सेम जो टेल लैंप है वो मिलेगा। पकड़ के बैठने के लिए पीछे यहाँ पर पिलियन के लिए अच्छी खासी यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। फ्रंट की तरह सेम रियर में आप लोग को यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ये LED की ही आप लोग को मिलेगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी आप लोग को यहाँ पर ये जो मडगार्ड है आप कह सकते हैं टेल टाइडी की टाइप की ये आप लोग को पहले जैसे मिल रही है, जहाँ पर होंडा की लोगो आपको देखने में मिल जाएगी, मतलब स्टिकरिंग है। अब दोस्तों टायर अगर आप लोग देख रहे हैं भाई अगर आप लोग रियल में देखेंगे ना तभी आप लोग समझेंगे कितनी ज़्यादा मैसिव लगती है। कैमरा जस्टिफाई इसको नहीं कर पा रही है। बाकी फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम वो जो आप कह सकते हैं डुअल पर्पस वाली जो ट्रेड पैटर्न है ये आप लोग को मिल रहा है। हल्का फुल्का ऑफ रोड इसके साथ आप कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भी सेम पहले की तरह 140/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है
ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है कि प्राइस क्योंकि यहाँ पर 20-22 हज़ार तक बढ़ाई गई है, चाहे फ्रंट हो या रियर, यहाँ पर ये रेडियल मिलनी चाहिए थी। बाकी अब आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर डिस्क के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को 220 mm की पेडल डिस्क मिल जाएगी विद दिस एंड कैलिपर। और क्योंकि यहाँ पर पेडल डिस्क है, चाहे रियर हो या फ्रंट, तो आप लोगों को ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितनी हेल्प करती है भाई ये हम लोग राइड के टाइम पे आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है जो पहले आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ जाए तो आप देख सकते हैं साइड गार्ड मिल रही है, उसको भी गार्ड करते हुए यहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक की जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है, ओपन चेन सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स होना चाहिए था या नहीं वो आप लोग बताइएगा, लेकिन अभी भी पहले की तरह ही 5 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को मिल रहा है, 1 डाउन 4 अप, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो स्लिपर असिस्ट क्लच है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर होंडा को ऑयल कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताइएगा। और वहीं अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों 810 mm तक की है, थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं। अगर आपकी हाइट अराउंड 5-6 तक की है, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे। स्प्लिट सीट पहले की तरह अभी भी है, काफ़ी अच्छा खासा ग्रैब हैंडल है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और जहाँ तक बात है दोस्तों टैंक की, ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर करीबन 12 लीटर तक की मिल जाएगी। बाकी भले ये फाइबर की आपको दिख रही हो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोग को मेटालिक मिलेगा। और माइलेज आप लोग करीबन 40 से 45 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वहीं अगर आप लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को 167 तक की आप लोगों को दिख जाएगी। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ओवरऑल तो इससे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, 147 किलोग्राम तक की ये भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी अगर यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो आप लोगों को पहले जैसे मिल रहा है हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए सारी बटन्स, टर्न सिग्नल। और अगर आप लोग इसकी हॉर्न देख रहे हैं ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं है। इंजन किल स्विच पहले की तरह ही है, हज़ार्ड लैंप का स्विच यहाँ पर आप लोगों को भी मिल रहा है, और यहाँ पर है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी मैंने आप लोगों को सुनाई है, और साथ ही दोस्तों मीटर के बारे में बताया है, और कितनी अच्छी मिरर आप लोगों को रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं इसके राइड पर, देन इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों राइड रिव्यू शुरू करते हैं ऑफ दिस ऑल न्यू 2025 होंडा NX200। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर सबसे पहले तो सीट हाइट देखिए, सीट हाइट 810 की है, मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, लेकिन आप देख सकते हैं पैर बेंड हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पर आप बैठे, लेकिन अगर आपकी हाइट 5-6 तक है तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखिए दोस्तों एक बात तो है, हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी चौड़ी है, आप बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं, और सीट कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड भी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग स्पेस देख रहे हैं दोस्तों उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए भी ग्रैब हैंडल, और पिलियन को भी यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। और अब जो दोस्तों हम लोग करेंगे वो है यहाँ पर इंजन को स्टार्ट करेंगे और इसकी इनिशियल इंप्रेशन लेने की कोशिश करेंगे। ये देखिए भाई पहली जैसी ही है, 3rd गियर, 4th गियर, देखिए पहले जितनी ही आप लोगों को स्मूथ इंजन जो है, एक्सेलरेशन वगैरह भी आप लोगों को पहली जैसी मिल रही है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो डिफरेंस है यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी दोस्तों क्लच वाकई में सॉफ्ट है, वाकई में सॉफ्ट है। मतलब इसको अगर थोड़ा सा स्पीड पर हम लोग ले चले 50-60 की स्पीड पर, अभी देखिए 4th गियर से 3rd गियर पर मैंने क्लच छोड़ दिया है, 2nd गियर पर आके मैंने क्लच छोड़ दिया। देखिए भयंकर यहाँ पर RPM रिलीज मतलब इंक्रीज हुई है, लेकिन रियर टायर जो है वो मतलब बिल्कुल भी स्लिप नहीं करिए। तब कह सकते हैं स्लिप पर असिस्ट क्लच जो है ये भी काम कर रही है बखूबी। मतलब आप जब हाई स्पीड पर होते हैं, सामने अगर कुछ आ जाती है तो ब्रेकिंग तो करती है, लेकिन अगर इंजन ब्रेकिंग करेंगे ना, मतलब अगर आप गियर डाउन करके अगर आप छोड़ देते हैं तो इंजन की स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो जब आप करते हैं और एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करके जब आप क्लच छोड़ देते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है ना, क्योंकि रियर टायर स्लिप कर जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। स्लिप पर असिस्ट क्लच जो है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, उसके लिए आप लोग को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी ये मतलब क्लच गियर की बात हो रही है तो मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, जब आप यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, जब आप अप या डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का सा एफर्ट तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, इसमें मतलब कोई दौरान नहीं है, ठीक है। और अब देखिए क्लच गियर की बात हो चुकी है, स्लिप असिस्ट क्लच की बात हो रही है, तो चलिए इसकी जो परफॉर्मेंस टेस्ट एक्सेलरेशन वो भी करता है, इसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस हम लोग उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी आई हैव केप्ट इट ऑन 1st गियर। $60 crossed. Let's see. $100 also easily crossed.
देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन जो है 85-90 के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा है, 95 तक जब आप जा रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा आपको बॉदर नहीं करेगी। और OBD2A के मुकाबले अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो OBD2 में हल्का सी स्मूथनेस आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए, मैं कहूँगा स्टेबिलिटी पहले की तरह अभी भी है, परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया होगा। 0 to 60 100 जैसे पहले अचीव करती थी, शायद 19-20 का ही फर्क रहा होगा, उसी सेकंड्स में शायद अभी भी अचीव कर रही है उतनी ही टाइम में। स्टेबिलिटी अच्छी है, इंजन हीटिंग की कोई इशू आप लोगों को फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं 40 से 45 के बीच में मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस आप अगर माइलेज देख रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर आप जिस गियर पे हैं, जिस स्पीड के हिसाब से आप चला रहे हैं, कितना आपको माइलेज मिल जाएगा वो भी यहाँ पर ये आप लोग को बिल्कुल बता रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। डुअल चैनल ABS है भाई, इसको 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, ओह माय गॉड, 276 mm की यहाँ पर जो ब्रेक है ना दोस्तों, आप कह सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। मतलब आप ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो ब्रेक लीवर है ये मीडियम साइड पर है। आप जितना ज़्यादा इसको खींच रहे हैं फ्रंट ब्रेक को, उतनी मतलब आप लोग को यहाँ पर रिस्पॉन्स बेहतर मिल रही है। ओवरऑल फ्रंट में अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं 276 mm की पेडल डिस्क काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग आप लोगों को दे रही है। अब इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। रोड खाली है, यहाँ पर 69 पे ले जाके रियर ब्रेक, ये देखिए, मतलब ये देखिए, मतलब आप लोगों को वो प्रोग्रेसिव नेचर की मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक ABS इंट्रूशन फील नहीं हुई है। दो यहाँ पर रियर में भी ABS आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर फिसली भी नहीं है। आप देखिए दोस्तों, मतलब ABS इंट्रूशन नहीं आई है तो इसका मतलब ABS खराब है या ब्रेक खराब है, ऐसी नहीं है। शायद बाइक फिसलती नहीं इसलिए ABS का इंट्रूशन फील नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को करके बताता हूँ, एक बार रियर के संग संग बाद भी फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे, उसी स्पीड पे करीबन यहाँ पर 60 तक ले जाएंगे एंड रियर विथ फ्रंट ब्रेक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने देखा हल्का सा वो टक 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 सा आवाज़ आया था, वो रियर ब्रेक की जो ABS है उसमें से ये आवाज़ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिली है। तो आप कह सकते हैं ABS रियर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, गाड़ी को फिसलने नहीं दे रही है। ठीक है, ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब दोस्तों अगर सस्पेंशन की बात करी जाए, देखिए मैं कहूँगा फ्रंट पे जो USD है, रियर में जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को मिड से स्टिफ के बीच पर ही मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो मतलब देखिए, अगर सस्पेंशन में USD है, मोनोशॉक है, तो थोड़ा सा वो स्टिफनेस तो बिल्कुल बनता है, वो आप लोगों को मिल ही रहा है। मतलब मैंने एक्सेलरेशन के टाइम पर भी आपको बताया है, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, या फिर अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह भी कर रहे हैं, आप आराम से इस बाइक के साथ कर सकते हैं, आप लोगों को मज़ा आएगा करने में। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना तो थोड़ा सा झटका आपको फील होगा। ठीक है, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप ऑन रोड चला रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन कभी अगर आप लोग ऑफ रोड पैच पर जा रहे हैं तो सस्पेंशन आप लोगों को थोड़ा सा झटका जो है वो फील कराएगी। ठीक है, तो ये सस्पेंशन के बारे में था। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, फील जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, बाइक आपकी बात मान रही है, कंट्रोल लूज नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब बाइक इधर उधर भाग नहीं जा रही है, ये बात तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से कहूँगा। और वहीं अगर मैं बताऊँ तो वेट जो है यहाँ पर 167 किलोग्राम की वेट है, लेकिन 147 किलोग्राम, सॉरी, मतलब करीबन 150 किलोग्राम की वेट है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर वो समझ में नहीं आ रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं रियर व्यू मिरर, काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आप लोगों को निकाल कर दे रही है। और देखिए स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर तो मिल ही रही है ना। तो इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी देखिए हैंडल बार काफ़ी ऊंची है, आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, काफ़ी चौड़ी हैंडल बार है। सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, आज स्पेशियस भी है, चाहे आप हो चाहे पिलियन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए, अगर आप लोग मतलब आप डेली राइड्स कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन ओकेशनल कभी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकल गए ना तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अगर होंडा इसमें ऑयल कूल ला देना तो ये एक बेहतरीन बाइक और बन सकती है। 10-15 हज़ार रुपये अगर और बढ़ जाती है फिर भी ये एक मतलब बेहतरीन बाइक रह सकती है, क्योंकि सीटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑयल कूलिंग अगर आ गई ना, मेरे ख्याल से सेल भी इसकी बढ़ेगी। ठीक है, बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है, बिकॉज ऑयल कूलिंग आने से लॉन्ग राइड पे इंजन कूलिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। बाकी अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, एवरीडे राइड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको ओकेशनल लॉन्ग राइड्स पर भी निकल के मतलब निकालना चाहते हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों इस बाइक के बारे में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं, देन देखते हैं कि ओवरऑल अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि यहाँ पर 2025 पे NX200 आप लोगों के लिए खरीदना कितना बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा इसके लिए इंतजार कर रहे थे। अगर मैं आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल कोलकाता की प्राइस बताऊं, जो पहले 1,80,82,000
80,000 तक में आती थी, 1,80,000-82,000 तक में। यहाँ पर ये अभी आप लोगों को 2,02,000 तक में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 20 से 22,000 रुपीज़ तक यहाँ पर इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। अब डेफिनेटली दोस्तों CB200X से भले परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा अपग्रेड ना हो, लेकिन फीचर वाइज और सेफ्टी वाइज ये आप लोग को अभी काफ़ी बेहतरीन बाइक बिल्कुल समझ में आने वाली है। अब अगर आप लोग दोस्तों कंपटीशन देख रहे हैं तो जिस हिसाब से ये लुक में आती है उस हिसाब से आपको डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगी। 180 सीसी की बात करो, मैं 200 सीसी पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए ही बाइक चाहते हैं तो अभी हीरो ने जो एक्सपल्स 210 न्यू आप कह सकते हैं लॉन्च करी है, अगर आप लोग 15-20 हज़ार रुपये और 20,000 रुपया बजट और बढ़ा सकते हैं तो हार्डकोर ऑफरोडिंग के लिए वो बाइक भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन ये बाइक फिर किनको खरीदनी चाहिए? मैं कहूँगा दोस्तों आप यूथ हैं, आप ऑफिस गोइंग है, 40-45 तक की आपकी उम्र है, आप चाहते हैं कि आप लोग को लॉन्ग टूर्स वगैरह करना है जहाँ पर सिटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो, पिलियन के लिए भी प्रॉब्लम ना हो, माइलेज 40-45 तक की मिले, सेफ्टी अच्छी मिले, डुअल चैनल एबीएस के साथ, ट्रैक्शन कंट्रोल, चक्के वगैरह आपको मोटी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आप ये जो फीचर है जैसे कि मोबाइल चार्जिंग पोर्ट या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप चाह रहे थे। अगेन आपकी बजट अराउंड 2 लाख 2 लाख 5 तक के बीच में है। मेरे ख्याल से दोस्तों न्यू या फिर आप कह सकते हैं ऑल न्यू 2025 NX200 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। अगेन कहूँगा कंपनी इसको आप कह सकते हैं अर्बन एक्सप्लोरर के हिसाब से मार्केट में प्रोड्यूस करती है। आप टूर कर रहे हैं, ऑन रोड चला रहे हैं, कभी कभार अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऑफ रोड पैच आ गया तो ये बाइक आराम से संभाल लेगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं टायर तो यहाँ पर ये आप लोगों को डुअल पर्पस देखने को मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस बाइक में क्या है नहीं है, क्या चेंज हुई है, सब कुछ पहले आप लोगों के साथ वॉक अराउंड या फिर राइड रिव्यू में इसके साथ शेयर किया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, आप अभी इस बाइक के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप जो हीरो की एक्सपल्स 210 है उसके साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। इसमें रिक्वेस्ट बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।